जैसा कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होगे, है ना, पिछले बार विशाल भैया तुम लोगों को पढ़ाए थे पदार्थ के बारे में, है ना, हमारे आसपास के पदार्थ। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस पढ़ने से पहले कुछ बात को जानिए कि जब भी पढ़ाई होगा तो पढ़ने का रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको पढ़ना है उस वीडियो का कहाँ तक पढ़ाई है, उसके बाद वीडियो देखना है। वीडियो देखने के समय आपका बुक आपके पास रहेगा, उसके बाद पुनः जब रीडिंग सेक्शन हो गया वीडियो तब फिर से एक बार अपने से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बात ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, उसको मतलब कॉपी में लिखिए या इसमें पेंसिल से टिक कीजिए, आपको समझ में आने के बाद उसको पूछिए तो आपको समझाने के लिए वीडियो में भेजा जाएगा फिर से, ठीक है। साथ ही साथ माँ पिताजी को प्रत्येक दिन प्रणाम करना है सुबह में, और साथ ही साथ अगर आप नहीं कर रहे होंगे प्रणाम तो आज से स्टार्ट करें। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। पदार्थों की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, सही बात है। हम लोगों के आसपास में 3 तरह का पदार्थ होता है, जैसे तुम लोग देखोगे ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस के रूप में तुम्हारे आसपास में होगा क्या, मान लो तुम्हारा घर में ईटा, पत्थर, तुम्हारा घर में पलंग, तुम्हारे कुर्सी, टेबल, ये सब ठोस के रूप में होता है। लिक्विड के रूप में तुम पानी देखते हो, दूध देखते हो, चाय देखते हो। और गैस के रूप में तुम्हारे घर में एलपीजी गैस का सिलेंडर उसके अंदर है, वो गैस जो दिखाई नहीं देगा। हमारे आसपास में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो गैस है ना, हवा है, वो सब गैस के रूप में है, ठीक है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। मतलब अगर हम ईटा पे खूब जोर से मारेंगे तो टुकड़ा होगा, लेकिन ईटा का टुकड़ा जो है होने के बाद भी वो आकार में ठोस ही रहेगा, द्रव्य नहीं हो जाएगा, गैस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात बोला कि वो दृढ़ रहते हैं। तो इस पर रबर बैंड का क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। रबर बैंड को अगर हम लोग मान लो खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार के हो जाते हैं। तो क्या ये ठोस है। स्पंज क्या ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। स्पंज को दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा। चीनी को जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार हो जाता है, आकार चेंज होता है। हम इससे पढ़े कि ठोस अपना आकार बदलता नहीं है ना, लेकिन हमने यह पढ़ा कि यह ऐसा ठोस है, लेकिन ये सभी ठोस ही है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। बाहर से हम लोग बल लगाए उसमें ना, तो बाहर का बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है, और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आता है। फिर से मूल आकार में अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ज्यादा बल से हम खींचेंगे रबर को, टूट जाएगा। चाहे हम शर्करा यानी चीनी या नमक को अपने हाथ में या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते। मतलब चीनी का दाना और नमक का दाना बदलता नहीं, जिस आकार में रखेंगे उस आकार में जाकर शेप बन जाएगा, लेकिन आकार वही रहेगा। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं। स्पंज के अंदर छोटे ढक्कन है, उसमें वायु है, वायु को दबाते हैं ऐसे करके स्पंज को, तो हवा निकल जाता है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। इसका संपीड़न छोड़ देंगे तो फिर से वो अपना आकार में हो जाएगा। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार का नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का अभी जो हम लोग पढ़े यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप उसके द्वारा है ना, क्या देखे तो उसका आकार, लेकिन द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित, आकार नहीं। हम लोग द्रव में कोई आकार नहीं देखते, हम लोग जिस बर्तन में डाल देंगे उसी बर्तन का वो आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध को अगर हम गोल आकार वाले बर्तन में रखते हैं, बर्तन में तो गोल रहेगा, अगर आयताकार में रखेंगे तो आयताकार का हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसका बोला आकार निश्चित नहीं, लेकिन लीटर तो एक ही रहेगा बर्तन में, दूध उसी आकार का लेता है। द्रव में बहाव होता है, द्रव में बहाव होता है। जैसे ईटा का टुकड़ा है, मान लो उसको रखेंगे तो बह के चल जाएगा, नहीं जाएगा,
लेकिन पानी रखेंगे तो बढ़ जाएगा। इनका आकार बदलता है, इसलिए यह दृढ़ नहीं लेकिन तरल होगा। ये दृढ़ नहीं है, क्या है, तरल। तो अब हम क्रियाकलाप में यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, 1.4 और 1.5 को पढ़ेंगे। हमने देखा कि ठोस और द्रव मिश्रण द्रव में संभव है, वातावरण की गैसों दूषित होकर जल से घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1.4 और 1.5 जो क्रियाकलाप है, इसके संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव मिश्रण करता है और द्रवों में संभव है। ऐसा मतलब ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है और गैस विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए बहुत अनिवार्य है। सभी जीवधारी अपने जीव निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जितने भी जीवधारी क्या करते हैं, अपने जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। हम लोग क्या जानते हैं कि जल में जो हमारा है जल है ना, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में क्या है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तीनों स्थिति में आ सकता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। ठोस से ज्यादा मिश्रण किसमें होता है, द्रवों में। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कारण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, जबकि द्रव में रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है। गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। जैसे एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है और उससे क्या करता है, कई गुब्बारा भरता है ना, तो वह गुब्बारा कितना भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, सिलेंडर में कौन सी गैस है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कंप्रेशन काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने के में उपयोग आने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का फुल फॉर्म है ये, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस, जो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। मतलब गैसीय रूप में उसको एक लिक्विड रूप ले आता है गैस को, और उसको क्या होता है कि मतलब उसका आयतन को कम करके जो है उसको मतलब क्या करता है, अधिक संपीड़ितता करके उसको बर्तन में रखा जा सके, और वो बर्तन से जब निकालना हो तो हमको जितना है उससे ज्यादा निकलेगा, है ना, तो हमारे लिए उपयोगी होगा। तो यही चीज यहाँ बोला, उसको चूंकि हम लोग गैस के रूप में उसको लेके जाने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसको अगर लिक्विड रूप में वो सिलेंडर हम लोग को एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ला के देता है, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड अवस्था में हम लोग उसको आराम से वहां रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल रहा है गैस के रूप में, क्योंकि वो क्या किया हुआ है, संपीड़ित किया हुआ है, ठीक है, अच्छा, कंप्रेस्ड किया हुआ है। इसका मतलब हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाती है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास हमारे पास के वायु में कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। मतलब कहने का अर्थ है, कोई भी गैस, जैसे एक सिंपल सा बात है, किसी के घर में, तुम्हारे आस पड़ोस घर में मछली बनता है ना, तुमको वो बोलने नहीं आता है कि मछली बन रहा है, लेकिन वो खुद बता देता है कि तुम्हारे उसके घर में मछली बन रहा है। मतलब ज्यादा दूर नहीं, अब मान लो मेरे घर में बन रहा है मछली और तुम बोलोगे तुम्हारे घर में पता चल जाएगा, तो नहीं, कैसे चलेगा, हमारे आसपास, मतलब तुम्हारे 1, 2, 3 घर के आगे पीछे जो रहता है उसमें अगर बनता है, तो उस मछली का जो सुगंध है वो क्या होगा, आपके नाकों तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचा, मछली आके पहुंचा दिया, नहीं, वो जो वायु वहां से तुम्हारे घरों तक आ रहा है, उस वायु के कण में वो मिल गया, है ना। ठीक उसी ढंग से तुम्हारे घर में अगर बहुत अच्छी, आज का मान लो कुछ अच्छा बन रहा है, पनीर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो तुम बाहर में घर में बैठे, किचन से बाहर ही बैठे हो, बिना गए तुमको पता चल रहा है कुछ क्या अच्छा पकवान आज मम्मी बना रही है।
तो इससे हम क्या जाने, इससे जाने कि गैस जो है वो गैस में यानी वायु में बहुत अच्छी ढंग से तुरंत मिल जाता है। बात समझ गए? देखो, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराती है। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। मतलब गैसीय अवस्था में कण की गति अनियमित होता है, मतलब उसका जो कण होता है वो नियमित रूप से नहीं रहता है, वो अनियमित होता है, मतलब इधर उधर भटक रहा है खूब जोर से जल्दी, और अत्यधिक तीव्र होता है। ठीक है, इस अनियमितता गति के कारण ये कण आपस में बर्तनों की दीवार से टकराते रहते हैं, और जिस बर्तन में रखते हैं उसमें खूब टकराते रहता है। अगर मान लो हम लोग के घर में जो सिलेंडर है अगर कमजोर रहता या उसमें छिद्र रहेगा तो फट से निकल जाएगा उसमें से गैस, है ना, लेकिन अब विस्फोट भी कर जाएगा। लेकिन अगर वो मोटा है इसलिए तो हमारा उसमें कुछ नहीं होता, छेद भी नहीं रहता है ना, तो इसलिए। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आपको खुद बनाना है ना। खुद बनाने के बाद तुमको समझ में आएगा, बाकी हम आंसर फिर बाद में भेजेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तुमको खुद बनाना। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। सही बात है, हम लोग जो उदाहरण या क्रियाकलाप किए हैं उससे हमको पता चलता है कि जल जो है तीनों अवस्था में रह सकता है ना। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में न होकर बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जो चला जाएगा उस अवस्था कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हम लोग जल को तीन अवस्था में कैसे रख सकते हैं? तो जल तो खुद द्रव अवस्था में है, जब उसको बर्फ जमाते हैं तो ठोस अवस्था हो गया, और जब उसका गर्म करके वाष्प निकलता है तो हो गया गैस अवस्था। समझ गया बात को? और यहाँ पे ऊर्ध्वपातन मतलब तुमको हो गया जो ठोस से लिक्विड में हो ही नहीं, डायरेक्ट गैस बन जाए, है ना। तो देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब अगर हम मान लो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा? देखते हैं। दाब के बढ़ने या तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाएगी। अगर दाब को हम लोग बढ़ाते हैं और तापमान घटाते हैं तो गैस किस रूप में बदल जाएगा? द्रव में। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर पे, और जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी एटीएम हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव में नहीं रहेगा, किस अवस्था में आ जाएगा? सीधे गैस अवस्था में हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? टेस्ट में आएगा क्वेश्चन, तो क्या बोलेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं किस तरह से हम लोग तय करते हैं भाई? तो ठोस, द्रव या गैस दाब और तापमान के अनुसार तय कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठोस जब द्रव हमारा जमता है तो ठोस बन जाता है, संघनन में आए, और जब गैस हमारा अगर वाष्पीकरण होगा, खूब संघनन होगा तो गैस के रूप में आ जाएगा। ऊर्ध्वपातन मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये हमारा फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया, उस प्रश्न को आपको खुद करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण। पदार्थों की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है? मान लो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमेशा हमको क्या करना होगा? ऊष्मा देना होगा या दाब में बदलाव करना होगा। क्या आप अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हम लोग देखते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम लोग गर्मी के दिनों में कपड़े को बाहर पसारते थे तो जल्दी सूख गया,
बरसात के दिन में जल्दी नहीं सूखता है और ठंड के दिन में, है ना। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक मतलब क्या हुआ, जिस चीज पर वो खौलेगा, मान लो हम लोग पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे ना तो खौलेगा, डू 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 करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान पर अगर हम पानी को रखते हैं तो देखो उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वह जो भाप निकल रहा है उस भाप को क्या कहेंगे, वाष्प। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। समझ में आ गई बात। तो इस वाष्पीकरण क्रिया में गति है। जब वाष्प में आ जाएगा तो गति हो गया, यानी वो वायु के रूप में हो गया, यानी वो लिक्विड से किस अवस्था में आ गया, गैस के रूप में। तो उसमें क्या हो गया, गति, और उस गति के चलते वो बहुत तेजी में इधर से उधर जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तब अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र में बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अगर मान लो सतह ज्यादा में है तो वाष्प ज्यादा निकलेगा, अगर सतह कम है तो वाष्प कम निकलेगा, है ना। तो कपड़ा फैलाकर अगर पसारेंगे जल्दी सूखेगा, यानी वाष्प जल्दी निकला। अगर हम फैलाकर नहीं रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, सूख तो जाएगा लेकिन जल्दी नहीं सूखेगा, तो वाष्प जल्दी नहीं निकला। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। मतलब तापमान में अगर बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, कण पर्याप्त गति ऊर्जा जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा में आर्द्रता कहते हैं। मतलब आर्द्रता, जैसे ही बरसात का समय देखोगे मौसम में थोड़ा सा आर्द्रता, बाहर में बिस्किट रख दो निकाल के, बिस्किट क्या हो जाएगा, में आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जो हमारा वायु है, वायु में क्या है, पानी घुसा हुआ है, जलवाष्प घुसा हुआ है, तो आर्द्रता है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर मान लो हमारा बाहर में पहले ही से मात्रा में कोई बरसात, इससे पहले गर्मी पड़ रहा था तो हमारा बिस्किट 10 दिन से बाहर है लेकिन खुला हुआ, लेकिन कुछ में आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि बाहर में वातावरण से हमारा खुद पानी नहीं है, तो वाष्प में कहां से आएगा। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने के जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखोगे कि अगर आप घर में कम टेम्परेचर है, मतलब कम धूप है और हवा तेज चल रहा है तो भी कपड़ा सूख गया। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर थोड़ा ही है तो वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए जल्दी जल्दी कौन निकाल रहा है, हवा जल्दी जल्दी वहां से हटा रहा है, जलवाष्प जल्दी जल्दी निकल गया तो कपड़ा सूख गया। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, मतलब वाष्पीकरण जब होगा तो उसमें शीतलता कैसे होता है। देखोगे एसी चलता है, एयर कूलर होता है ना, वो सब खुले हुए बर्तन में रखे द्रव निरंतर वाष्पीकरण होता है रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जैसे तुम देखोगे कि कोई भी घर में अगर मान लो कि कूलर लगाया हुआ है तो कूलर में पानी डालता है नीचे, तो उस पानी से मोटर उठाकर गिराता है सामने और हवा चलता है उसमें पंखा, तो हमको हवा ठंडा रहता है। तो वही हवा जो हमको भेजता है वाष्पित होकर। जब आप एसीटोन यानी नाखूनों या पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे तुम लोग देखे होगे नेल पॉलिश हटाने के लिए हम लोग उसमें क्या जानते हैं, थिनर। वो थिनर डालेंगे तो लगेगा क्या कि हमारा कुछ महसूस हुआ ठंडा, वो उड़ जाएगा, है ना, जैसे होगा उड़ जाएगा। तो उड़ गया मतलब वो तुरंत किसमें मिल गया, वायु में मिल गया, है ना, क्योंकि वो तुरंत उड़ने वाला था, वाष्पीकृत होने वाला था, है ना। इसलिए
गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? कहते हैं घर में माँ पिताजी कहते हैं हमेशा सूती कपड़ा पहनो, गर्मी है ना? क्यों? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। सही बात है, हम लोग गर्मी में ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य के सतह कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्राप्त प्रसुप्त उष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब हमारे शरीर से पसीना निकला, और चूंकि सूती कपड़ा क्या है, तुरंत पसीना को सोख लेगा, तो सोख लिया तो कपड़ा में गया, कपड़ा से जो बाहर वाला हवा है हमको जब होकर हमारे शरीर में लगता है, हमको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। इस तरह से हमको अच्छा लगता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है? तुम लोग देखा होगा एक गिलास में बर्फ भरा हुआ, तो उसके बाहर में देखोगे बूंद बूंद पानी निकला हुआ है ना? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हम जल की बूंदे नजर आने लगे। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडी पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यहाँ द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग पढ़े कि हमारे इस मौसम के वातावरण में क्या रहता है, हवा में आर्द्रता के चलते पानी की मात्रा रहती है, जो गैसीय अवस्था वाष्प के रूप में। ठीक है, तो वह जब वाष्प हमारा है, जब ठंडा जगह से संपर्क में आएगा तो वहां क्या होगा? पानी का बूंद बन जाएगा। तो ग्लास में क्या भरा हुआ? बर्फ। ग्लास में कोई छिद्र नहीं है, ग्लास में बर्फ भरा हुआ है, बाहर का मात्रा ठंड हो गया, तो वो जैसे ही उस हवा से टकरा रहा है, तो जितना वाष्प है सब उसमें पानी के रूप में बच जा रहा है। इस तरह से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग खुद पहले बनाइए, फिर आप लोग को हम लिख कर आंसर भेजेंगे, आप लोग को फिर उससे उतार के आपको फिर से कॉपी में करेंगे। ठीक है, देखो तुम लोग को फिर से एक बार बताते हैं, इसमें लाल पीला हरा ब्लू में बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको आपको खुद पढ़ना है। क्रियाकलाप हम पढ़े नहीं है कुछ, उसको तुमको खुद पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को खुद बनाना है। ठीक है, और बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर वो जो अभ्यास में दिया हुआ वो है ना, इससे तुम्हारे बहुत सारी चीजों की जानकारी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ तुम लोग को जैसा बताएं हम, प्रत्येक दिन आपको माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रीडिंग के जो तरीका बताया उसको फॉलो करना है, और घर में ये नहीं सोचना है अभी कि वीडियो से सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कम पढ़ेंगे कल भी पढ़ लेंगे, तो ये डेली रूटीन के अनुसार पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी पढ़ाई कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब तक ये स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, और यह जो है तुम्हारा जब खुलेगा मैनुअल क्लास, तब तक में तुम्हारा कोर्स सब जगह कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए तुमको तुम्हारे स्कूलों से भी अभी इसी तरह वीडियो के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ओके, बाय।